नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों आज हम लोग डेली करंट अफेयर में चर्चा करेंगे 16 फरवरी 2021 के विभिन्न समाचार पत्रों में से, जो कि आपके आगामी परीक्षा CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम, इन सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। आज के राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है गवर्नमेंट डिक्लेरेशन ऑफ लिबरलाइजेशन इन जियो स्पेशियल डाटा पॉलिसी हेल्प्स प्रमोट इनोवेशन एंड कंपटीशन। दोस्तों केंद्र सरकार ने देश की मैपिंग व भू स्थानिक नीतियों में यानी जियो स्पेशियल पॉलिसी में परिवर्तन कर इन्हें सरल करने की घोषणा की है। इससे क्या होगा? यह नीति को सरल करने से, इसको लिबरल करने से, इससे कारगिल युद्ध जैसी चुनौतीपूर्ण स्थितियां, सुदूर इलाके को सटीक सूचना के लिए विदेशी एजेंसियों पर निर्भरता खत्म होगी और इससे बहुत सारे क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। यानी कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा कदम उठाया गया है। इसके तहत देश में नक्शे तैयार करने की नीति को उदार बनाया जाएगा। इसके तहत भू स्थानिक डाटा तैयार करना व उसे सरकार से हासिल करना आसान हो जाएगा। इससे न सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर बल्कि शोध संस्थानों से लेकर किसानों तक को इसकी मदद मिलेगी। दोस्तों विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री ने यह दावा किया है कि भू स्थानिक डाटा को पाने और तैयार करने के नियम आसान करने से अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों को फायदा होगा। इनके अनुसार उन्होंने कहा है कि वर्ष 2030 तक भू स्थानिक डाटा का क्षेत्र करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक का अनुमान है। अभी तक किसी भौगोलिक सर्वे, क्षेत्रीय नक्शा निर्माण व इनके आधार पर मोबाइल व वेब आधारित एप्लीकेशन। विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री हर्षवर्धन के अनुसार देश के अधिकृत नक्शा तैयार करने वाले सर्वे ऑफ इंडिया संस्थान को भी कई एजेंसियों से अनुमति लेनी होती थी, लेकिन अब क्या होगा? विज्ञान एवं तकनीकी सचिव के अनुसार अब विभिन्न अनुमति, सुरक्षा क्लियरेंस, लाइसेंस की जरूरतें नहीं होंगी। साथ ही सरकार से भू स्थानिक डाटा व नक्शे हासिल करना आसान हो जाएगा। तो इस तरह से यह काफी महत्वपूर्ण एक तरह से सरकार का कदम है और इसके साथ साथ विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में इसका लाभ मिल सकेगा। कारगिल युद्ध में विदेशी मदद लेनी पड़ी थी। कारगिल युद्ध के दौरान सरकार को दुश्मन का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उसकी सटीक लोकेशन जानकारी चाहिए थी। दुश्मन हमारी सेना के ऊपर की चौकियों पर थी और उसे देख पाना मुश्किल था। तब विदेशी जियो स्पेशल एजेंसियों की मदद लेनी पड़ी थी, लेकिन बीते एक दशक में इस दिशा में काफ़ी काम हुआ है और इसी का नतीजा है कि उरी हमले के बाद LOC के पास सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक में जियो स्पेशियल डाटा का मदद से ही दुश्मन का सफाया हुआ था। दोस्तों ओला, उबर, जोमेटो जैसे ऐप इसी जियो स्पेशियल डाटा के आधार पर काम करते हैं और इस क्षेत्र में विनियमन नीतियों के सरलीकरण में स्थिति और सुधरेगी। तो इस तरह से अब लाभ की बात की जाए तो लाभ किसको होगा, यानी किसका भू स्थानिक डाटा क्या है, ये भी यहाँ पर पॉइंट दिया है कि जियो स्पेशियल या भू स्थानिक डाटा दरअसल किसी खास क्षेत्र में धरती की सतह, भौगोलिक स्थिति और वहाँ मौजूद सभी संरचनाओं की जानकारी है। इसमें किसी भी खास जगह मौजूद पहाड़, गड्ढे, खाई, नदी, तालाब, पोखर, खेत, कच्चे पक्के निर्माण, हरियाली, अन्य सभी लोकेशन पता इसमें शामिल होंगे। तो इससे क्या होगा कि जैसे कि इसकी मदद से हम सूखा प्रभावित क्षेत्रों की भी जांच कर सकेंगे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की भी जांच कर सकेंगे, कहाँ नई स्थलाकृति का निर्माण हुआ है उसके बारे में भी जानकारी हासिल कर सकेंगे। तो यहाँ पर देखिए इससे क्या लाभ होगा, तो यहाँ पर स्टार्टअप, सरकारी, प्राइवेट सेक्टर के संस्थान व एजेंसियों, शोध संस्थान, किसान आदि इनोवेशन कर सकेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं, दूसरी महत्वपूर्ण खबर है सुप्रीम कोर्ट नोटिस टू व्हाट्सएप फेसबुक ऑन न्यू प्राइवेसी
प्राइवेसी पॉलिसी। दोस्तों, जैसा कि आप कुछ दिन से देख रहे हैं, व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर चल रहे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप को फटकार लगाई और कोर्ट ने फेसबुक और व्हाट्सएप से कहा कि आप 2 या 3 ट्रिलियन की कंपनी होंगे, मगर लोग अपनी निजता की कीमत इससे ज्यादा मानते हैं और उन्हें ऐसा मानने का हक है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय दिया है नोटिस देने के लिए। यूरोप में निजता की सुरक्षा करता है वहां पर जो कानून है उसका नाम है जीडीपीआर। तो इसी तरह से यहां पर जो कह सकते हैं कि यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फेसबुक और व्हाट्सएप को नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर नोटिस जो जारी किया है, इस नोटिस में कहा है कि यूजर की प्राइवेसी को सुरक्षित रखा जाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के जवाब में फेसबुक और व्हाट्सएप को यह बात साफ करनी होगी कि यूजर्स का किस तरह का डेटा शेयर किया जा रहा है और किस तरह का डेटा शेयर नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर यूरोप और भारत में अलग अलग पैमाने को लेकर भी नाराजगी जताई है। इस मामले की अगली सुनवाई मैंने बताया ही आपको 4 हफ्ते के बाद होगी। तो दोस्तों, क्या यह वास्तव में यूरोप से अलग हमारे यहाँ व्यवस्था है? तो ऐसा क्यों है? तो ऐसे में इस पर व्हाट्सएप का कहना है कि निजता की सुरक्षा को लेकर यूरोप में जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जिसे जीडी याद रखना दोस्तों, जीडीपीआर इसको कहेंगे, यानी क्या कहेंगे? जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये कहाँ? यूरोप में एक विशेष कानून है। अगर भारत भी ऐसा कानून बनाता है तो उसका पालन किया जाएगा, ऐसी दलील व्हाट्सएप दे रहा है। और दोस्तों, याद रखना, दुनिया का सबसे सख्त कानून है ये जीडीपीआर। यानी जीडीपीआर की वेबसाइट पर बताया गया है कि यह दुनिया का सबसे सख्त निजता व सुरक्षा संबंधी कानून है। भले ही इसे यूरोपीय यूनियन ने पारित किया हो, लेकिन यह दुनिया भर के उन सभी संगठनों व संस्थानों पर लागू होता है जो ईयू के लोगों के बारे में जानकारियां और आंकड़े इकट्ठा करते हैं। अगर कोई इस कानून में निर्धारित निजता व सुरक्षा के स्तर का उल्लंघन करता है तो उस पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है। तो निजता का अधिकार है आधार, यानी निजता का अधिकार यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट इन 1950 का हिस्सा है। इसके अनुसार सभी को अपने निजी और पारिवारिक जीवन, घर व संवाद के सम्मान का अधिकार है। इसी आधार पर यूरोपीय यूनियन ने कानून के जरिए इस अधिकार की सुरक्षा के लिए पहल की और प्रौद्योगिकी के विकास व इंटरनेट की खोज के बाद यूरोपीय यूनियन को आधुनिक सुरक्षा की जरूरत महसूस हुई और इसके बाद 1995 में ईयू ने यूरोपियन डाटा प्रोटेक्शन डायरेक्टिव कानून पारित किया। इसमें न्यूनतम डाटा प्राइवेसी व सुरक्षा मानकों को प्रावधान किया गया था। इसके आधार पर सदस्य अलग प्रभावी कानून बना सकते थे। तो दोस्तों, यह कह सकते हैं कि वर्ष 1994 में पहली बार ऑनलाइन बैनर ऐड अस्तित्व में आया। वर्ष 2000 तक ज्यादातर वित्तीय संस्थान ऑनलाइन बैंकिंग का प्रस्ताव देने लगे और वर्ष 2006 में फेसबुक आम लोगों को उपलब्ध हो गया और वर्ष 2011 में एक गूगल यूजर ने कंपनी पर उसकी ईमेल में ताक झांक करने का आरोप लगाते हुए मानहानि का मुकदमा भी दाखिल किया। इसके 2 महीने बाद यूरोप के डाटा सुरक्षा प्राधिकार ने निजी डाटा सुरक्षा पर व्यापक दृष्टिकोण की जरूरत बताई और 1995 के डायरेक्टिव को अपडेट करने का काम शुरू हुआ। इस तरह से वर्ष 2016 से काम शुरू हुआ और यूरोपीय संसद में पारित होने के बाद 25 मई 2018 से प्रभाव में आ गया और सभी संगठनों के लिए इस कानून का अनुपालन अनिवार्य हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि डाटा सुरक्षा का सिद्धांत क्या है। तो कानून में डाटा के इस्तेमाल के लिए 7 सिद्धांतों का उल्लेख है। डाटा के इस्तेमाल की प्रक्रिया पूरी तरह से कानून संगत, स्पष्ट व पारदर्शी होगी और इसका इस्तेमाल वैधानिक कार्य के लिए होगा और उसकी जानकारी संबंधित को दी जाएगी। जितना जरूरी होगा उतना ही डाटा जुटाया जाएगा और डाटा को सटीक व अपडेट रखना, जरूरत के अनुरूप डाटा संग्रह करना होगा। इस्तेमाल में गोपनीयता व ईमानदारी बरतनी होगी। तो जीडीपीआर के सभी सिद्धांतों के अनुपालन के लिए डाटा कंट्रोलर जवाबदेह होगा। तो इस तरह से व्हाट्सएप ने भारत के लिए भी कहा है कि इस तरह का कानून बनाएं। तो हमारे देश में नागरिकों के निजी डाटा या जानकारी के उपयोग का सूचना प्रौद्योगिकी कानून वर्ष 2000, इसे कहेंगे ध्यान रखना 2000 के अनुच्छेद 43A
के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी नियम के तहत नियमन किया जाता है। इसमें यह साफ किया गया है, जिस सूचना से किसी की पहचान जाहिर होती है वह निजी डाटा की श्रेणी में आएगा। साथ ही नियम के उल्लंघन पर डाटा का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति अथवा संगठन पर कार्रवाई का भी प्रावधान है। हालांकि जानकारी इस कानून में कई और प्राविधान की दरकार महसूस करते हैं और उनका कहना है कि इस कानून को प्रभावी रूप से अनुपालन भी नहीं किया जा रहा है, जिससे कई बार कंपनियां मनमानी भी करती हैं। तो यह इस तरह से आप देख सकते हैं कि कानून में हर पहलू की व्याख्या, सभी की तय की गई जिम्मेदारी। तो इसी पर हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया और सीधा सीधा बोल दिया है व्हाट्सएप और फेसबुक को कि निजता का अधिकार, जैसे हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 में यह निहित है, यानी राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, एकांतता का अधिकार। किसी की निजता को भंग अगर करते हैं तो मूल अधिकार का हनन होता है। तो यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। तो व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी का ऐलान 5 जनवरी को किया गया था। उसके बाद कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। साथ ही तब से लेकर अब तक दूसरे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप जैसे टेलीग्राम, सिग्नल ऐप की लोकप्रियता में इजाफा हुआ। यही कारण है कि अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर भारतीय नागरिकों के राइट टू प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन करने का आरोप लग रहा है। और अभी व्हाट्सएप ने न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को 15 मई 2021 तक के लिए टाल दिया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, इंडियन एस्ट्रोनॉमर डिटेक्टेड लाइट इमिनेटिंग फ्रॉम ए ह्यूज ब्लैक होल। दोस्तों, भारतीय खगोलविदों ने एक विशाल ब्लैक होल जिसका नाम है, याद रखना, BL लैकेर्टे से अत्यधिक रोशनी दिखाई देने का दावा किया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने यह जानकारी दी है। इसके विश्लेषण से ब्लैक होल के द्रव्यमान और उत्सर्जन के स्रोत का पता लगाने में मदद मिलेगी। इस तरह से विश्लेषण ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विभिन्न चरणों के रहस्यों को सुलझाने और विभिन्न घटनाओं को पता लगाने में मदद कर सकता है। दोस्तों, विभाग ने यह भी कहा है कि BL लैकेर्टे 1 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और यह सर्वाधिक प्रमुख 50 ब्लैक होल में शामिल है और यह उन 3-4 ब्लैक होल में शामिल है जिसके बारे में खगोलविदों के एक अंतरराष्ट्रीय समूह होल अर्थ ब्लेजर टेलीस्कोप ने आग की लपटों से निकलते प्रकाश का पूर्वानुमान लगाया था। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत आने वाले आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज के आलोक चंद्रगुप्ता के नेतृत्व में खगोलविदों का एक दल अंतर्राष्ट्रीय अभियान के एक हिस्से के रूप में अक्टूबर 2020 से ही इसका अध्ययन कर रहा था और 16 जनवरी 2021 को आग की लपटों से निकलने वाले इस प्रकाश का पता लगाया और इस कार्य में नैनीताल स्थित संपूर्णानंद टेलीस्कोप और 1.3 देवस्थल फास्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप की मदद ली गई। दोस्तों, यहां पर आपने तो ये देखा ब्लैक होल। थोड़ा सा ब्लैक होल के बारे में हम लोग जानते हैं। ब्लैक होल होता क्या है, जिसे कृष्ण विवर कहते हैं। तो ब्लैक होल सामान्य सापेक्षता में इतनी शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वाली कोई ऐसी खगोलीय वस्तु है जिसके खिंचाव से प्रकाश सहित कुछ भी नहीं बच सकता है। कृष्ण विवर के चारों ओर घटना क्षितिज नामक एक सीमा होती है जिसमें वस्तुएं तो गिर सकती हैं परंतु बाहर नहीं आ सकती। इसे काला या कृष्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और कुछ भी परावर्तित नहीं करता। यह ऊष्मागतिकी में ठीक एक आदर्श कृष्णिका की तरह है। यानी कृष्ण विवर का, कह सकते हैं ब्लैक होल का विश्लेषण यह दर्शाता है कि उनमें तापमान और हॉकिंग विकिरण होता है। तो यह तो रहा ब्लैक विवर, कह सकते हैं ब्लैक होल। अब बढ़ते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। वेस्ट अफ्रीकन नेशन गिनिया डिक्लेयर्स इबोला वायरस। दोस्तों, गिनिया में आप देख रहे हैं कि पूरा विश्व परेशान है इस समय कोरोना वायरस से और अफ्रीका के पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनिया में, जिसकी राजधानी कोनाक्री है, कोरोना महासंकट के बीच पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी में 5 साल बाद जानलेवा इबोला फैल गया है। इसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और 4 लोग अभी संक्रमित हैं। इबोला के खतरे को देखते हुए गिनी की सरकार ने इबोला वायरस संक्रमण को महामारी घोषित कर दिया है और वहां पर जो लोग हैं जो संक्रमित हुए हैं उनको
उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, गिनी में वर्ष 2013 से 16 में इबोला वायरस फैला था। इस महामारी से अब तक पश्चिमी अफ्रीका में करीब 11,300 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और ज्यादातर इसमें गिनी, लाइबेरिया, सियरा लियोन इन सब क्षेत्रों में हुई है। तो इस तरह से एक अन्य अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला वायरस तेजी से फैल रहा है। पिछले 7 दिनों में कांगो के नॉर्थ किवू प्रांत में 4 मरीजों में इबोला के संक्रमण की पुष्टि हुई है। तो इस तरह से यह बीमारी फिर से भयावह रूप ले रही है, इस पर ध्यान देना आवश्यक है। ये देख रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप, ये विषुवतरेखीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, यहां पर भी दिखाई दिया है। ये आप देख रहे हैं ना, कांगो है ये देश, यह घाना है, आइवरी कोस्ट है, यहाँ पर लाइबेरिया है, सियरा लियोन है और ये गिनिया है। यहाँ पर इबोला वायरस फैला हुआ है। दोस्तों, इबोला वायरस है क्या? इसमें 90% रोगियों की मृत्यु हो जाती है। बहुत ही खतरनाक वायरस है, इसकी कोई अभी तक इलाज संभव नहीं हो पाया है। यह वर्तमान में कह सकते हैं कि एक गंभीर बीमारी का रूप धारण कर चुका है। इसमें शरीर में से, नसों में से खून बाहर आना शुरू हो जाता है और अंदरूनी रक्तस्राव प्रारंभ हो जाता है और यह एक अत्यंत घातक रोग है। दोस्तों, इसमें इसकी सर्वप्रथम पहचान 1976 में इबोला नदी में, इबोला नदी कहाँ बहती है? कांगो की जो है सहायक नदी है, कांगो नदी की, कांगो देश में यह पाया गया था 1976 में। यह एक ऐसा रोग है जो मरीज के संपर्क में आने से फैलता है, जैसे मरीज के पसीने यानी स्वेटिंग, मरीज के खून, श्वास से बचकर रहें, इसके चपेट में आकर टाइफाइड, कॉलरा, बुखार और मांसपेशियों में दर्द होता है, बाल झड़ने लगते हैं, नशे से मांसपेशियों में खून उतर आता है और इससे बचाव के लिए खुद को सतर्क रखना ही उपाय है। तो इस तरह से 80 से 90% मौतें हो जाती हैं। तो इबोला का नाम कांगो की एक सहायक नदी इबोला के ऊपर पड़ा है, यह ध्यान रखेंगे दोस्तों। और इसका उपचार, इसका कोई इलाज नहीं है, इसके लिए कोई दवा नहीं बनाई जा सकी है, इसका कोई एंटीवायरस भी नहीं है। इसके लिए टीका विकसित करने के प्रयास जारी हैं, हालांकि अभी तक ऐसा कोई टीका मौजूद नहीं है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट खबर की ओर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्पेशल असेंबली इलेक्ट्स डॉक्टर अजय माथुर एज न्यू डायरेक्टर जनरल। दोस्तों, आपको पता है जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इसकी स्थापना वर्ष 2015 में हुई थी नवंबर में। खासकर इसमें भारत अग्रणी राज्यों में से था। भारत और फ्रांस के सहयोग से इसकी स्थापना की गई। तो 73 देशों के सदस्य देशों के गठबंधन आईसी की स्थापना 2015 में की गई थी और इसका लक्ष्य है कि 2030 तक सौर परियोजनाओं में $1 ट्रिलियन से अधिक का निवेश केंद्रित करना और विनियामक क्षमता निर्माण करना। और दोस्तों, 2015 से जो इसके डायरेक्टर जनरल थे वह उपेंद्र त्रिपाठी थे, उन्हीं की जगह लेंगे डॉक्टर माथुर, जो कि वर्तमान में टेरी के डायरेक्टर भी हैं। और इसका जो मुख्यालय है गुरुग्राम में है, यानी हमारे भारत में ही है। इसका दिल्ली के एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और भारत पूरी तरह से सोलर एनर्जी, क्योंकि भारत में बहुत ही अच्छी दशाएं हैं सौर ऊर्जा के लिए, 365 दिनों में भारत में कम से कम 320 से लेकर के 40 दिनों तक सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, जिससे यहाँ पर सोलर एनर्जी के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो यह जो है महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है रोहित चोपड़ा बिकम्स CFPB डायरेक्टर इन यूएस। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाइडेन मंत्रालय में या बाइडेन की सरकार जब से आई है, यानी अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बाइडेन भारत के ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। कितने सारे भारतीयों को, भारतीय मूल के लोगों को उन्होंने अपने कैबिनेट या अपने कह सकते हैं ऑफिस में जगह दी है। तो भारतीय मूल के रोहित चोपड़ा को अमेरिकी सरकार ने ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का निदेशक बनाकर सीनेट भेज दिया है। और व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान के अनुसार कोलंबिया के रहने वाले चोपड़ा अगले 5 वर्षों तक इस पद पर बने रहेंगे। इसके साथ साथ 2 और भारतवंशियों को अहम पदों पर तैनाती दी गई है। सोनाली निझावन को अमेरिकार्प्स का निदेशक बनाया गया है और इसी तरह प्रेस्टन कुलकर्णी को, ये हैं कुलकर्णी साहब को, चीफ ऑफ स्टाफ एक्सटर्नल अफेयर बनाया गया है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचारों में। मैप माई इंडिया ज्वाइंस हैंड विथ इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन
टू बिल्ड भुवन एन अल्टरनेटिव टू गूगल मैप्स। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने देश में स्वदेशी उपग्रह आधारित मानचित्रण सेवा की पेशकश करने के लिए मैप माई इंडिया के साथ एक समझौता किया है। साथ ही साथ व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले गूगल मानचित्र और इसी तरह के उत्पादों के लिए एक विकल्प दिया है। तो मैप माई इंडिया एक भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो भारत में डिजिटल मानचित्र बनाती है। दोस्तों, भारत में मानचित्रण और अन्य स्थान आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए नए स्वदेशी रूप से विकसित वैकल्पिक ऐप भुवन के रूप में जाना जाएगा। यह ध्यान रखना, भुवन। और सहयोग इसरो के उपग्रह चित्रों के डेटाबेस और नए ऐप को विकसित करने के लिए मैप माई इंडिया के डिजिटल मैप प्लेटफॉर्म का उपयोग करेगा। तो ये भी खबर महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं, आरबीआई कॉन्स्टिट्यूट 8 मेंबर एक्सपर्ट पैनल फॉर स्ट्रेंथनिंग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्दों की जांच करने और क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक रोड मैप का सुझाव देने के लिए सहकारी बैंकों पर 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है और इसका अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथन करेंगे इसकी अध्यक्षता। इसमें भूमिका क्या होगी इस समिति की, तो याद रखना दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्राधिकरण द्वारा यूसीबी के संबंध में किए गए नियामक उपायों और पिछले 5 वर्षों में उनके सामाजिक आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति में प्रमुख बाधाओं और इन बलों की पहचान करने के लिए उनका प्रभाव का आकलन करना है। यानी वर्तमान नियामक दृष्टिकोण की समीक्षा करें और क्षेत्र को मजबूत करने के लिए उपयुक्त उपायों की सिफारिश करें। तो यूसीबी के तेजी से पुनर्वास और समाधान के लिए प्रभावी उपाय सुझाना और क्षेत्र में समेकन की क्षमता का आकलन करना, तो यह इस समिति के कार्य होंगे। दोस्तों, पुस्तकें और पुरस्कारों में बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। पुरस्कार विजेता लेखक, पत्रकार, वक्ता मेघना पंत, इनका नाम याद रखना। इनकी उपन्यास का नाम है द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज, ये ध्यान रखेंगे, के साथ आई हैं। यह पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है और अप्रैल 2021 में जारी की जाएगी, तो यह भी याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों खेल समाचारों में। आईसीसी T20 रैंकिंग में केएल राहुल 2nd पोजीशन पर आ गए हैं, विराट कोहली का 7वां स्थान बना हुआ है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज केएल राहुल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की T20 रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में एक पायदान ऊपर दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि कप्तान विराट कोहली 7वें स्थान पर बने हुए हैं। राहुल के 816 अंक हैं, यानी 1816 पॉइंट हैं, और वह इंग्लैंड के डेविड मलान के बाद दूसरे स्थान पर हैं। कोहली के 697 रेटिंग अंक हैं। ऑस्ट्रेलिया के सीमित ओवरों के कप्तान एरोन फिंच भी तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम 4थे स्थान पर खिसक गए हैं। तो बल्लेबाजों की सूची में भारत से केवल केएल राहुल और कोहली ही शीर्ष 10 में स्थान बना पाए हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों, नडाल एंड मेडवेडेव क्वालिफाई फॉर क्वार्टर फाइनल। दोस्तों टेनिस जैसा कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन चल रहा है, 4 बड़े ग्रैंड स्लैम होते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूं, ऑस्ट्रेलियाई, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन। तो यह चारों मैदानों पर खेले जाते हैं। ये ऑस्ट्रेलियाई ओपन एंड यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, विंबलडन ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। और दोस्तों सबसे पहले जनवरी फरवरी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन, मई जून में आपका याद रखेंगे फ्रेंच ओपन, जून जुलाई में विंबलडन और सितंबर में जो है यूएस ओपन होता है, यह ध्यान रखेंगे। अब इसमें जो महत्वपूर्ण है कि दुनिया के नंबर 2 खिलाड़ी राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियाई ओपन के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। उनका सामना अब जो है ग्रीस के स्टेफानोस सितसिपास से होगा क्वार्टर फाइनल में। इसी तरह से रूस के दानिल मेडवेडेव ने भी ऑस्ट्रेलियन ओपन का अपना चौथे दौर का मुकाबला जीता। दुनिया के नंबर 4 मेडवेडेव ने अमेरिका के मैकेंजी मैकडोनाल्ड का 1 घंटे 29 मिनट तक चले मुकाबले में हराया।
इस तरह से अब मेदवेदेव का क्वार्टर फाइनल में हम वतन आंद्रे रूबलेव से मुकाबला होगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू करेंगे, यानी सारे स्टेट की चर्चा करेंगे, यानी भारत के जितने भी राज्य हैं एक एक करके वहां के बारे में चर्चा करेंगे और वहां के महत्वपूर्ण फैक्ट की जानकारी जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सके। तो जैसे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, जैसा कि आपको पता है कि सबसे पूरब में अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है दोस्तों। इसका जनसंख्या घनत्व तो भारत में सबसे कम है, यानी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस मात्र 13 लोग यहां प्रति वर्ग किलोमीटर रहता है। दोस्तों यहां पर विधानसभा में सीटों की संख्या 60 है, यहां के लोकसभा की सीटों की संख्या 2 है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 1 है। यहां का राजकीय पशु गौर जिसे मिथुन कहते हैं, राजकीय पक्षी धनेश हॉर्नबिल, राजकीय पुष्प है फॉक्स टेल ऑर्चिड है। और दोस्तों यहां का जो सेक्स रेशियो है 901/1000, यानी 1000 पुरुषों पर 901 महिलाएं हैं। साक्षरता दर में 54.74, यानी राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। राज्यपाल बीडी मिश्रा हैं और मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। दोस्तों देख रहे हैं मानचित्र में, आइए थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पर चीन और तिब्बत इसको स्पर्श करता है, ये इधर चीन वाला पार्ट है, इधर म्यांमार भी करता है। नागालैंड, यानी भारत के कितने राज्य अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करते हैं, तो नागालैंड और असम स्पर्श करता है। कितने देश स्पर्श करते हैं, तो भूटान, चीन और म्यांमार 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। तिब्बत भी है। तो यहाँ के देखिए दिहांग वैली, दिबांग वैली, अपर सियांग, ये सियांग, ऊपरी सुबनसिरी, ये नदियों के नाम भी हैं, याद रखना। कामेंग, सुबनसिरी, सियांग, ये सब नदियों के नाम हैं, सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं और इसके नाम से जिले भी हैं। यहाँ पर बोमडिला दर्रा है, पासी घाट दर्रा है, इसी पासी घाट दर्रे से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग व दिबांग के नाम से जाना जाता है। फिर चीन से आ रही होती है लोहित नदी, जब मिलती है तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हुए यह पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में जाती है और इसे जमुना के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो यह मानचित्र में देख लिया थोड़ा सा पॉइंट। अरुणाचल प्रदेश भारतीय गणराज्य, यानी कह सकते हैं ना उत्तरी पूर्वी राज्य है। अरुणाचल का अर्थ ही है उगते सूर्य की भूमि, यानी भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ उगेगा, क्योंकि सबसे पहले यानी सूर्य पूरब की ओर से निकलता है, तो सबसे पूरब में कौन अवस्थित है, अरुणाचल प्रदेश है। यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच समय का अंतराल जो है 2 घंटे का है। तो यह ध्यान रखेंगे। तो यह जैसे भारतीय मानक समय इलाहाबाद से गुजरता है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, तो इस तरह से 97 डिग्री तो यह निकाला जाए तो 2 घंटे का अंतर होता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। और दोस्तों यहाँ की जो मुख्य भाषा है हिंदी भाषा और असमिया है, साथ ही अंग्रेजी का भी प्रचलन अब बढ़ रहा है। इसे पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर नेफा के नाम से जाना जाता था। इस राज्य के पश्चिम उत्तर पूर्व, ये मैंने बता ही दिया, इसको ध्यान रखना। कामेंग, सुबनसिरी, सियांग, लोहित, तिरप आदि नदियां इनकी अलग अलग घाटियों में बहती हैं और ये सब क्या हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। सुबनसिरी पर 5000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। और दोस्तों याद रखिएगा कि यहां पर जो पहाड़ियां हैं, जैसे मैंने बताया था DMAM, याद रखना, डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी, इसी में ही अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी डाफा बूम है। क्या है, डाफा बूम 4578 मीटर ऊंची है। कौन सी चोटी है, डाफा बूम। यहां पर जनजातीय समूह भी पाया जाता है। सबसे बड़ी जनजातियों में गालो, निशी, खमती, मोम्पा, दफला, सिंगपो, आपातानी, मिरी, अबोर, मिशमी, याद रखना, ये सब जनजातियां भी यहां पाई जाती हैं। और दोस्तों 1987 में भारतीय संघ का 24वां राज्य बना था, 25वां राज्य गोवा बना था, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों में जैसे अदी समुदाय का मापिन और सोलुंग त्योहार, इसी तरह से मोनपा समुदाय का लोसार, ये कई बार परीक्षा में आ चुका है लोसार, आपातानी समुदाय का द्री और तगिनो समुदाय का सी दोन्याई, इदू मिशमी समुदाय का रेह और निशिंग समुदाय का न्योकुम आदि त्योहार यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है झूम खेती पर ही मुख्यतः आधारित है, क्योंकि आदिम जातियों के द्वारा यहाँ पर जो खेती की जाती है उसी को हम स्थानांतरणशील खेती कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, यह याद रखेंगे। और यहाँ की मैंने पहाड़ियाँ बता दी, यहाँ की जलवायु
उपोष्णकटिबंधी यानी सब ट्रॉपिकल, पर्वतीय क्षेत्र में उपोष्णकटिबंधी, यहाँ गर्म एवं आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो इस तरह से निम्न घाटियों में ग्रीष्मकालीन अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, जबकि शरद ऋतु में निम्नतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। दोस्तों, राज्य की औसत वार्षिक वर्षा दर 2000 मिलीमीटर, जो कि अप्रैल और सितंबर के मध्य अधिकतर होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर 63% जो अरुणाचल में निवासी हैं प्रमुख जनजातियां हैं, जनजातीय समूह हैं। तो यह ध्यान रखेंगे। तो इसी तरह से रोज एक एक स्टेट की हम लोग चर्चा करेंगे। अब बढ़ते हैं आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं हेमंत शर्मा, सुदीक्षा सालियान, मधु आशुतोष, सत्यम चौधरी, जेबुन्निसा अजमेरा, शर्मिष्ठा सेन, रुपिंदर कौर, मिली, सीमा गोगिया, विनय चंद्रन पी, सौरभ चौधरी, आदित्य कुशवाहा, राजेश कुमार, सपना देवी, ओम घोष और टुनटुन कुमार। इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। आशा करता हूं कि आज भी ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय खगोलविदों ने बड़े पैमाने पर किस ब्लैक होल से अत्यधिक प्रकाश को देखने का दावा किया है? उस ब्लैक होल का नाम क्या है? BL लैकेर्टे, NGC 4889, एबेल 85 या ए स्टार। सेकेंड क्वेश्चन है, किस पश्चिम अफ्रीकी देश ने घातक इबोला वायरस का प्रकोप घोषित किया है? गिनी ने, मोरक्को, लाइबेरिया या इथोपिया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अजय माथुर, उपेंद्र त्रिपाठी, देवेंद्र माथुर या दरबारी एस सेठ? नेक्स्ट है, इसरो और मैप माई इंडिया द्वारा विकसित की जा रही नई स्वदेशी उपग्रह आधारित मैपिंग सेवा कौन सी है? भूमि, भुवन, भास्कर या दिशा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिकी सरकार ने ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन यानी CFPB का निदेशक नियुक्त किया है? रोहित चोपड़ा, प्रेस्टन कुलकर्णी, सोनाली निझावन या इनमें से कोई नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आधार पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य कौन सा है? मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्दों की जांच करने और क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक रोड मैप का सुझाव देने के लिए प्राथमिक सहकारी बैंकों पर कितने सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? 5, 7, 8 या 10? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की T20 रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में किन दो भारतीय खिलाड़ियों को टॉप 10 में रखा गया है? विराट कोहली और रोहित शर्मा, KL राहुल और विराट कोहली, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत या KL राहुल और शुभमन गिल? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दानिल मेदवेदेव किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? स्पेन के हैं, सर्बिया, रूस या बेलारूस? और अंतिम प्रश्न है, डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी पहाड़ियां किस राज्य में है? मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर? इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर शीघ्र दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।